Namaskar. Good afternoon, viewers. On behalf of Insolvency and Bankruptcy Board of India, me, Pooja Singla, Manager IBBI, along with Mr. Ritesh Kavdia, Executive Director IBBI, invite you all to this multi-part lecture series on Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Today, we'll be discussing about an overview of individual insolvency, including fresh start process. So, we'll divide the session into two parts. The first part will be an overview of individual insolvency, and second part will discuss about fresh start process in detail. So, first I'll invite Mr. Ritesh Kavdia ji for going us through an overview of individual insolvency, and the second part we'll discuss in the later part of the session. Over to you, sir. धन्यवाद पूजा। दोस्तों, जब हम इस कोड के बारे में खबरों में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, तो हमको कई लोगों को ये भ्रम होता है कि ये सिर्फ कंपनियों को डील करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये कोड बनाया गया तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड बनाया गया और इसमें कंपनियों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल्स, सबके लिए इंसॉल्वेंसी की व्यवस्था को दिया गया। चूँकि ये कंसेप्ट नया था इंडिया के लिए इंसॉल्वेंसी का, और हमारे पास इकोसिस्टम डेवलप होने में समय लगता है, तो इस कोड में एक व्यवस्था की गई कि इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट समय पे इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। तो उसी को यूज़ करते हुए, अर्जेंसी को देखते हुए 2016 में कंपनियों के लिए इसको लागू किया गया, और जैसा कि कॉर्पोरेट्स के लिए लागू किया गया, जिसमें कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थी। और उसके बाद, जैसा हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत लिमिटेड पार्ट के लिए इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी को भी इम्प्लीमेंट किया गया। तो दोस्तों, इंसॉल्वेंसी का ये कोड नया है, लेकिन समस्या नई नहीं है। हजारों वर्षों से लोग कर्जे लेते रहे, कुछ ना कुछ लोग उनमें से चुकाने में असमर्थ भी होते रहे। उनका समाधान का तरीका चेंज होता रहा। बहुत पुराने समय में प्रैक्टिस ये थी कि जो भी एक्शन होगा वो डेटर पे होगा। लोगों को जेल में डाला जाता था। कभी कई जगह पे व्यवस्था थी कि उनको बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। कुछ जगह पे उनके परिवार वालों तक को भी बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। कुछ जगह पे ऐसा भी सुना जाता है कि कहीं मृत्युदंड तक के भी प्रावधान थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी, लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ी, और सोसाइटी थोड़ी सी ज़्यादा सहिष्णु हुई। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये सारे एक्शंस पूरी दुनिया में डेटर की प्रॉपर्टीज़ पे शिफ्ट होने लगे। कोशिश ये की जाने लगी कि आदमी प्रयास करेगा, उद्यम कुछ करेगा, हो सकता है सफल हो सकता है असफल हो। असफल हो तो उस पर, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है, किसी को धोखा नहीं देना चाह रहा, तो उस पर एक्शन ना हो, और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे एक्शन हो। तो इसी मॉडर्न फिलॉसफी को लेके हमारा ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया गया। इससे पहले, इस कानून के आने से पहले भारत में दो कानून इस सब्जेक्ट को डील कर रहे थे। एक प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, जो कि मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, बॉम्बे में लागू था ब्रिटिश टाइम से, और दूसरा प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, जो बाकी सारे भारत में लागू था। ये पुराने कानून थे जो कि इंडिविजुअल्स की इंसॉल्वेंसी को डील करते थे। उम्मीद ये थी कि ये कानून, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जब लागू होगा तो इन दोनों कानून को रिपील कर देंगे। बट चूंकि ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, तो अभी ये रिपील भी नहीं हो पाए। तो अब इस कोड में जो अप्रोच रही गई है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा कहना चाहिए डेटर फ्रेंडली रिजाइम है। कोशिश की गई है कि अगर कोई आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है तो उसको हरास नहीं किया जाए, लोगों को, फेलियर को इस तरह से सज़ा नहीं दी जाए। और इस एप्लीकेशंस को, इस कोड को दोनों डेटर और क्रेडिटर दोनों इन्वोक कर सकते हैं, दोनों एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। जो ही एक एप्लीकेशन मूव होती है, इसमें एक मोरेटोरियम का प्रोविज़न है। आइडिया ये है कि उस टाइम पे मोरेटोरियम में कोई भी उस क्रेडिट डेटर के अगेंस्ट में कुछ भी एप्लीकेशंस नहीं लगा पाएगा, कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं कर पाएगा।
आइडिया ये है कि अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी होगी तो हर जना कोशिश करेगा कि अपना कर्जा जैसे तैसे प्रेशर करके निकाल ले उससे, और दे विल तो उससे डेटर को बचाने के लिए एक शांत समय देने के लिए, ताकि वह तसल्ली से सोच पाए कैसे वो रीपे करेगा, इसके लिए एक मोरेटोरियम की व्यवस्था की गई है जो एक डेटर के लिए प्रोटेक्शन है। और उसके बाद वो एक रीपेमेंट प्लान बनाएगा। रीपेमेंट प्लान बनाने के लिए उसको एक प्रोफेशनल की हेल्प मिलेगी, जो कि एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा आईबीबीआई का। और फर्स्ट कोशिश की जाएगी कि एक रीपेमेंट प्लान वो बना के दे, और अगर रीपेमेंट नहीं हो तब भी वो बैंक्रप्सी में जाए। रीपेमेंट प्लान में कुछ हेयर कट भी हो सकता है, अगर वो एक प्रपोज करता है कि मैं इतने पैसे दे पाऊंगा, इतने समय में दे पाऊंगा, और अगर क्रेडिटर्स उस पर राजी हैं तो वो प्लान हमारे प्रोफेशनल की रिपोर्ट के साथ में ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाएगा। ट्रिब्यूनल उसको अगर एक्सेप्ट करती है तो वो रीपेमेंट प्लान चालू हो जाएगा। उस रीपेमेंट के प्लान के दौरान के ख़त्म होते ही उस डेटर को डिस्चार्ज मिल जाएगा और वो डेटर अपनी फिर से नॉर्मल लाइफ शुरू कर पाएगा। किसी वजह से अगर वो ये नहीं कर पाता है तो उस काम को फिर वो दोनों के पास ऑप्शन रहेगा वापस बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन लगाने में। और एक बार बैंक्रप्सी के प्रोसीडिंग शुरू हुई तो डेटर की सारी प्रॉपर्टी बैंक्रप्सी ट्रस्टी में निहित हो जाएगी। यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखा गया है कि डेटर के पास कुछ एक्सक्लूसिव एसेट रहें कि जिससे वो अपना नॉर्मल जीवन यापन आराम से कर पाए। उसके कपड़े, उसके टूल्स जिससे वो काम करता है, वो सब कुछ रिलीजियस रिक्वायरमेंट के ज्वेलरी, ये सब उसके पास रहें, तो मतलब वो अपना सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। उन एसेट्स को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स बैंक्रप्सी ट्रस्टी के पास चली जाएंगी, जो उनको बेचेगा और एक तय वाटरफॉल के हिसाब से क्रेडिटर्स को अपनी प्रायोरिटी में पैसा पे करेगा। चाहे वो प्रॉपर्टी बैंक्रप्सी ट्रस्टी बेच पाए, कब बेच पाए, लेकिन डेटर को एक तय 1 साल के अंदर उसमें डिस्चार्ज मिल जाएगा और डेटर अपना जीवन वापस से सही ढंग से शुरू कर पाएगा। तो इस तरह से इस कोड में काफ़ी डेटर के लिए सुविधा दी गई है। अगर कोई भी डेटर बिल्कुल क्लीन अप्रोच लेके आ रहा है लाइफ में तो उसको इसमें कष्ट नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब डेटर के लिए ऑटोमेटिक डिस्चार्ज और इस तरह के जो प्रोविज़न है वो काफ़ी डेटर फ्रेंडली है। एक संभावना ये भी है कि डेटर बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब तबके का है, बहुत ही कम इनकम है, तो एक तय इनकम और सीमा से नीचे अगर वो है, जो कि मतलब लोएस्ट तबके का आदमी है, उसके लिए एक व्यवस्था है कि उसके लिए रीपेमेंट प्लान की भी ज़रूरत नहीं है। उसके कर्जों को सीधे क्रेडिटर को भेजा जाएगा कि आपको बताओ कि आपको लगता है क्या कि ये डेटर कहीं कर्जा छुपा रहा है या अपनी इनकम छुपा रहा है, एसेट छुपा रहा है। अगर क्रेडिटर्स को इस तरह कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसको फ्रेश स्टार्ट करके और उसको बिल्कुल उन कर्जों से मुक्ति दे दी जाएगी और वो अपनी लाइफ वापस नए सिरे से शुरू कर पाएगा। उस प्रोसेस को अभी थोड़ी देर में पूजा आपको डिटेल में बताएगी। जैसा मैंने बताया कि कोड को लिमिटेड ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया। जब ये कोड इम्प्लीमेंट हुआ शुरुआत में 2016 में, तो कैटेगरी जो इंडिविजुअल की रखी गई वो एक ही कैटेगरी थी जिसमें 2 लोग थे कि इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स थे। बट बाद में ज़रूरत महसूस हुई और इसमें एक नई कैटेगरी जोड़ी गई, वो थी पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर। सीधे शब्दों में ऐसे लोग जिन्होंने किसी कंपनी के लिए गारंटी दी थी, इनके लिए एक अलग कैटेगरी क्रिएट कर दी पड़ी। इसकी ज़रूरत यूँ पड़ी कि जब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी लागू हुआ तो कुछ कंपनियों ने दूसरी कंपनी के लिए गारंटी दे रखी थी, और चूँकि एक गारंटी की लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है तो उन कॉर्पोरेट गारंटर पे भी इंसॉल्वेंसी एक्शन शुरू हो पाया। बट उन्हीं कंपनियों के कुछ पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में चूँकि ये व्यवस्था लागू नहीं थी, प्रोसीडिंग नहीं हो पा रही थी, तो उस आर्बिट्रेज की एक अवस्था को ख़त्म करने के लिए एक पहले अलग किया गया और फिर 2019 में इस प्रोविज़न को पर्सनल गारंटर के लिए लिमिटेड तौर पे लागू किया गया। तो अब जब पर्सनल गारंटर कोई होगा कंपनी का और उसकी इंसॉल्वेंसी होनी होगी तो वहाँ पे 2 संभावनाएं हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे इंसॉल्वेंसी उस कंपनी की ऑलरेडी यहाँ पे कोड में चल रही हैं और दूसरी की नहीं चल रही है। अगर चल रही होगी तो उस डेटर की प्रोसीडिंग भी, एप्लीकेशन भी उसी एनसीएलटी में जाएगी जहाँ पे उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है। लेकिन अगर नहीं चल रही है तो फिर ये प्रोसीडिंग सारी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी में चलेंगी। एक संभावना और डेवलप होती है कि जब शुरू हुआ तब उसमें उस समय पे
ये प्रोसीडिंग नहीं थी, लेकिन जब एक बार ये प्रोसीडिंग चालू हुई इंडिविजुअल के ऊपर, उसके बाद में वहाँ पे कंपनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चालू हो गई। ऐसे केस में भी ये व्यवस्था की गई कि तब इस डेटर की प्रोसीडिंग DRT से शिफ्ट होकर NCLT में चली जाएगी। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैं समअप वापस करूँ तो ये बहुत ही डेटर फ्रेंडली रिजाइम है। ये एक बैलेंस अप्रोच रखता है कि अगर ऑनेस्ट कोई फेलियर है तो उसको एनकरेज करता है। कोई भी लॉ को डिज़ाइन करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर हम बहुत ही डेटर फ्रेंडली होगा तो लोगों में कर्जा चुकाने के कर्जा को डिफ़ॉल्ट करने का इंसेंटिव बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स उसको डेट देना ही बंद कर देंगे। जबकि अगर बहुत ही सख्त होगा तो लोग कर्जा लेने से ही डरेंगे। तो एक बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ इस कानून को बनाया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसको सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। काफ़ी समय मैंने ले लिया दोस्तों, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूजा से कि ये फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में कवर करें। Thank you, sir. It was really an insightful thoughts on the individual insolvency. Thanks for that. So, viewers, I would now like to begin with the topic fresh start process. So, as the name suggests, and as sir has already explained a little bit, this process is designed in such a way that it gives a new start to those individuals who are unable to pay their debts and who fall under the category of low income group, which is basically determined by 4 major conditions. So the first condition is that their annual income should not exceed 60,000 rupees. Their value of assets should not exceed 20,000 rupees, and their qualifying debts should not exceed 35,000 rupees. And also the individuals who do not own a dwelling unit. So the one term that we have used here is qualifying debt. So what do we mean by qualifying debt? There are certain debts that cannot be waived off irrespective of any condition. So these include the fines and penalties imposed by the government. If the individual has taken a student loan, so liability in respect of the student loan. Also the damages for negligence and maintenance charges, if any, payable by the individual. So these are certain debts that cannot be waived off. So these are excluded from the definition of qualifying debt. Also, the qualifying debts up to the limit of 35,000 are eligible to be waived off under this process. Another important point to note is that only a debtor can make an application for fresh start process. The creditors are not eligible to make an application on behalf of a debtor. So the process goes like this. First, an application is made by the debtor. Then a resolution professional is appointed, which is confirmed by the adjudicating authority after considering the nomination and panel of IPs from Insolvency and Bankruptcy Board of India. Then that resolution professional examines the report, examines the application, and submits his report to the adjudicating authority, checking whether the debtor is really eligible for that process. And on the basis of report of the resolution professional, the authority either admits or rejects the application. And after considering the list of qualifying debts, which is prepared by the resolution professional again, a discharge order is passed at the end, which discharges the individual of the burden of the debt and gives him a new start. So first we'll talk about who is eligible to take a fresh start under this process. As we already discussed, there are some basic conditions that his income should not exceed 60,000 rupees, and the conditions regarding assets and qualifying debts. Also, he should not own a dwelling unit, whether a charge is created on that unit or not. Also, there should not be any previous fresh start process, insolvency resolution process, or bankruptcy process subsisting against him. And in the previous 12 months of the date of making application, no fresh start order should have been passed in respect of the debt of the debtor. So a debtor, if qualifies these conditions, he can make an application to the adjudicating authority and avail the fresh start. So the next step is that when an application is filed by the debtor, an interim moratorium commences from the date of filing of application itself. So what do we mean by interim moratorium? It is basically a period which gives a breathing space to the debtor
and all the existing legal proceedings which are subsisting against the debtor are stayed, and no new legal proceedings can be initiated by any creditor in respect of the debts that are owed by the debtor. So the application also should contain certain mandatory contents which are then examined by the resolution professional. It should include the list of debts. It should include any legal proceedings that are pending against the debtor. It should include the list of securities that are created on the assets of the debtor, the financial information of the debtor, personal details of the debtor, and a confirmation that no previous fresh start order has been passed in respect of the debts of the debtor in the 12 months of date of filing of application. So there are two ways of making an application for fresh start process. First is that he can make an application through a resolution professional. He can propose the name of that resolution professional, which is confirmed by the abjugating authority from IBBI, that there should be no disciplinary proceedings pending against the resolution professional who is proposed to be appointed. In case IBBI confirms that, so that professional is appointed by the authority, and they give him with a copy of the application for examination. And in case IBBI confirms otherwise, that the person is not suitable for appointment or any disciplinary proceedings are pending against the professional, so in that case, authority nominates some other professional from the panel of IPs that is maintained by IBBI on half-yearly basis. The second option is that debtor can make an application on his own. In that case, authority will again write to the board for nominating an insolvency professional, which will be provided with a copy of the application for examination. Also, during the entire process, if the debtor or any creditor feels that the IP needs to be replaced, so they will make an application to the abjugating authority, who will propose the name of some other professional and will confirm it from IBBI for examination of the report. So when a resolution professional is appointed, we are saying time and again that he needs to examine the application of the debtor. So what do he really need to check? First is that he will check whether the debtor is actually eligible for the fresh start process, whether he qualifies all the conditions that are prescribed in the code for availing this process. He will submit his report within 10 days, which will include the list of qualifying debts and any other liabilities which are eligible for discharge. So this report will be considered by the abjugating authority, and they, on the basis of this report, will either accept or reject the application. Also, resolution professional, while preparing this report, can call for any information or explanation from the debtor or any person which he believes that will be able to provide that information. Then it comes to the examination. After considering the report of the resolution professional, the authority will circulate the final list of qualifying debts and will provide the copy of admission order to every creditor which is named in the application. So the creditors, when they get a copy of application, so they can make objections against the inclusion of their name in the list of qualifying debts, because then their debts will be waived off, and they can make objection against the quantum of the qualifying debts which is mentioned in the application. Also, they can make an application directly to the resolution professional. The resolution professional will consider the objections of the creditors. If they allow the application and there is an amended list of qualifying debts, so the resolution professional will amend the list and submit it to the adjudicating authority. And if they reject the application of the creditor, so there is another option available to the creditor to file his application against the decision of resolution professional to the adjudicating authority. And in case the authority finds that there is some misconduct on part of resolution professional, they will forward a copy of their order to Insolvency and Bankruptcy Board of India for taking appropriate action against the professional as per provisions of the code. So during the whole process, as we are discussing that debtor is getting a waive off of his debt, so there are some restrictions imposed on the debtor and there are some general duties of the debtor.
Restrictions like he cannot dispose of any of his assets, he cannot travel outside except with the permission of the authority. In case he enters into any business or commercial transaction, so he will have to inform his partners that he's undergoing this process. And if he's starting any new business, so he will have to inform the name of the business to the authority. And also, he will submit all the details, all the financial information, all the personal details to the resolution professional. In case he finds that there is change in the financial circumstances of the debtor, which makes him able to pay his debts now, so he will inform of such changes to the resolution professional, and then resolution professional has the authority to write back to the adjudicating authority for revocation of the entire process. So as we were discussing that there are some general duties on the debtor. So the first duty is that he will make available all the information about his assets, about his financial information to the resolution professional. Also, he will attend all the meetings of the creditors and whenever requested by the resolution professional. He will inform the resolution professional if there is any change in the financial circumstances of the debtor, as we already discussed, or if there is any material error or omission in the information which he has already supplied to the resolution professional at the time of filing of application. So when the resolution professional, after considering the objections of the creditors, they prepare the final list of qualifying debts and submit it to the authority. So the authority shall pass a discharge order, which will discharge the debtor from the list of qualifying debts up to the limit of 35,000, and they will also mention in the order some other liabilities that are eligible for discharge. These liabilities are the penalties, the interest in respect of the qualifying debt from the date of filing of application till the date of discharge order. So these are some of the other liabilities which can also be waived off, but the period is limited to from the date of application till the date of discharge order. So as we discussed, this discharge order is the final step in the process, and it discharges the individual of the burden of debt and gives him a new start. But there are some important points to note, that this order will not discharge any other debtor from the qualifying debt, and it will not discharge the debtor from any other debt which is not mentioned in the final discharge order of the authority. Also, the copy of the discharge order will be provided to Insolvency and Bankruptcy Board of India for making an entry in the register, which will be maintained for specifically for Fresh Start process. So we have come to the end of the process. That's all about the Fresh Start process. As we already discussed, that this gives a new start to the individuals who are not able to pay their debts on time and who belong to the category of low income group. And this whole process is aimed at providing debt relief to the poorest, we can say that. So that's all about the process, and so we have come to the end of the session now. I hope that this session has been interesting and useful for the stakeholders. I once again thank Shri Ritesh Kavdiya ji for his insightful views on individual insolvency. We hope that this session will be helpful for the stakeholders. Thank you.